नमस्ते। आज एक बहुत ही देश की सुरक्षा से रिलेटेड प्रश्न पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट भाटिया। मैं पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड अपने दर्शकों को बता दूं, फिर जनरल साहब के पास आते हैं। अ, अग्निपथ नाम से एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसीव की है कि अग्निवीर की तरह से एक टेम्पररी सोल्जर्स को फौज में भर्ती किया जाएगा। मैं बहुत मोटे तौर पे इस स्कीम की रूपरेखा दे रहा हूँ। 17.5 साल से 21 वर्ष के नवयुवक इसमें इसमें भर्ती हो सकते हैं और इसमें से 4 साल की नौकरी, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, के बाद 25% को रिटेन करेगी फौज और 75% को रिटायर कर देगी। टर्म रिटायर नहीं हो सकता, मतलब वो टेम्पररी बेसिस ही पे 4 साल के लिए। जनरल साहब, जो मेरा पहला प्रश्न जो आपसे इतना, और मैं जनरल साहब के बारे में बता दूं, जनरल साहब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं। फौज को जैसे होता है ना, आपने उससे एक एक उसको बढ़ते हुए देखा है, कहां से कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता है, कैसे जवान बनता है, कैसे फाइटर बनता है, कैसे देश पे जान लुटाने के लिए तैयार होता है। उस प्रोसेस से पास हुए हैं, उस प्रोसेस को देखा है, हैंडल किया है, नर्चर किया है। सर, मेरा पहली चीज ये है कि आज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कल ही आया है स्टेटमेंट कि 2030-2032 तक हमारी आधी जो फौज है, इंडियन आर्मी जो करीब 12 लाख है, वो इन अग्निवीरों द्वारा होगी। 50% ऑफ द इंडियन आर्मी विल बी अग्निवीर। मैं आपसे ये इसलिए डायरेक्टली पूछ रहा हूं, देश की नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये एक समस्याएं हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, पर जो शायद देश की सुरक्षा है, वहां पे जीरो टॉलरेंस की बात हम सब लोग करते हैं। आपको क्या लगता है ये अग्नि, क्योंकि मैं जितना समझता हूं, मेरे घर में मेरे भाई, मेरे बहन, मतलब मेरे घर में फौज के लोग हैं, देश पे मरने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप एक 4 साल की नौकरी जो टेम्पररी बेसिस पे देके, किसी को संविदा टाइप चीजें देके, आप देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है? मैं बहुत स्ट्रेट चीज पूछ रहा हूं जनरल साहब। बहुत अच्छा स्ट्रेट जवाब दूंगा बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये कम्बैट इफेक्टिवनेस हमारी आर्म फोर्सेस की जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगी, और जरूरी बात है इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक इस्टेब्लिश्ड हमारा सिस्टम है, इफेक्टिव सिस्टम है। अगर आप देखें आर्म फोर्सेस ने, आर्मी ने 1947 से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मिशन पूरा ना किया हो। 62 की लड़ाई में भी टाइम मैगजीन में, यूएस के टाइम मैगजीन लिखा था, द इंडियन आर्मी लैक्स एवरीथिंग एक्सेप्ट करेज। तो वहां भी हमारे जो सोल्जर्स थे, जो सेलर्स थे, जो एयरबॉडीज थे, सोल्जर्स थे मेनली, आज तो उन्हें कभी देश को पीछे नहीं होना, कोई आश नहीं आने दी कभी। चाहे वो आज एलएसी में ले लीजिए, एलसी में ले लीजिए, JNK में ले लीजिए, 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, आप 47, 48 की लड़ाई ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। इस सिस्टम में जो ताकत थी हमारी, वो थी हमारे जवान, हमारे सोल्जर्स। वो जो हमारी ताकत है वो इसलिए थी क्योंकि हमारे सोल्जर, एक तो रिक्रूटमेंट बेस वही है हमारा जो आज भी है, लेकिन वो बदली हो जाएगा अभी। और दूसरी, जब वो आता था उनका एक जज्बा होता था, उनका एक इज्जत होती थी, और इज्जत लड़ते थे यूनिट की इज्जत की। ठीक है, ये अभी है नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इतनी कुर्बानियां करी जब इंडियन सोल्जर्स ने करी, वो कोई ब्रिटिश इंडिया की कुर्बानी नहीं करी किसी ने भी। वो कुर्बानी करी उसने अपनी यूनिट के लिए। अगर आप सारागढ़ी की लड़ाई देखें, जो एक वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन डिफेंस माना जाता है, उसमें वो जो लड़े थे वो 36 सिख के लिए लड़े थे, वो ब्रिटिश इंडिया नहीं लड़े थे। तो आज भी हम जो कारगिल लड़ाई थी, हम लड़े थे अपनी यूनिट की, लड़े थे LAC में यूनिट लड़े थे। आज 16 जून है, गलवान को पूरे 2 साल हो गए हैं। अगर संतोष बाबू, कल संतोष बाबू और उनके जवान, 19 जवान जिन्होंने अपने देश में कुर्बानी दी है, उन्होंने कुर्बानी दी ये सोच के कि मेरी यूनिट की आज नाम जो है ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, और उस कुर्बानी की वजह से मैं ये बताना चाहता हूँ, और मैं बड़े दावे से बता सकता हूँ, क्योंकि वो कुर्बानी की वजह से अभी पिछले 2 साल में कोई वायलेंट एस्केलेशन LAC पे नहीं हुआ, कि उनको पता है कि अगर कुछ करेंगे PLA वाले तो इंडियन आर्मी उसका जवाब मुंह तोड़ देगी, इतना बढ़िया जवाब देंगे। ठीक है, उसमें कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो जज्बा था, जो ताकत थी, आज हम उसी सोल्जर्स को, जो 4 साल आएगा, मैं नहीं सोचता वो 4 साल में एक जो भर्ती हो गया था 4 साल में, वो एक अच्छा जवान बन सकता है, नहीं बन सकता। उसमें ताकत नहीं है, उसमें सोच नहीं है, उसमें विचार नहीं है, उसमें जज्बा नहीं है, उसमें कमिटमेंट नहीं है, उसमें डेडिकेशन नहीं है। तो मैं सोचता हूँ 4 साल की जो स्कीम है वो ठीक स्कीम नहीं है। एक जवान को 5 से 6 साल लगते हैं यूनिट में फिट होने के लिए। आज हम उसको 6 महीने के बाद आएगा, ट्रेनिंग करेगा, उसको 4-3.5 साल नौकरी करेगा, वापस चला जाएगा। वो रिस्क क्यों लेगा बताइए? किस हिसाब से रिस्क लेगा? वो अपनी जान क्यों दे?
जी जी, मैं जनरल साहब एक और चीज इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आज ये भी एक जो हमारे वही वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आया कि अभी हमारी जो एवरेज एज ऑफ आर्मी है वो 32 साल है। 6-7 साल में हम करीब 25 साल की एवरेज एज करेंगे, 24-26 साल की। लेकिन एक एक बहुत बेसिक प्रश्न है कि 17.5 से 21 साल के बच्चे को आप ले रहे हैं, जवान बना रहे हैं, और अगर वो 21 साल का भी है, 4 साल बाद 25 साल में आप उसको बेरोजगार फिर कर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल जो जो सिस्टम है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप एक बेरोजगारों की, जो ट्रेंड बेरोजगार हैं, जिनके हाथ में हथियार चलाना आता है, बैलिस्टिक आता है, उनको आप 25 साल की उम्र में फिर बेरोजगार कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, आपने बोला ट्रेंड, जो ट्रेंड है, मैं ये बोलूंगा सेमी ट्रेंड है। अगर ट्रेंड होगा ना, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, क्योंकि उसका जो ट्रेनिंग होगी उसमें जो जोश पैदा होगा देश के लिए वो हो चुका है। लेकिन जो सेमी ट्रेंड है आज में, उसके जो आंख में जो जिसको कहते हैं तारे होंगे, उसकी उम्मीदें हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी फैमिली को, उसके माँ बाप को, भाई बहन को, उनसे उम्मीदें हैं कि चलो बच्चा फौज में गया है, वापस आएगा, हमें देखभाल करेगा। अब वो नहीं होगा, 4 साल के बाद वापस जाएगा सोसाइटी में, 75% जाएंगे वापस, देखिए। और वो वहां पर जाकर उसको बोलेंगे तू तो रिजेक्ट होके आ गया। बड़ा ताना मिलता है गाँव में, तू तो फौज से रिजेक्ट होके आ गया, तू तो फेल होके आ गया। अभी उसके साइकोलॉजिकली इश्यूज होंगी। अभी वो सेमी ट्रेंड है, जोश है उसमें, और अभी देखिए 24-25 साल में बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। और उसकी बातें आगे है, और वो ताकत है उसमें। अभी अभी उसको महसूस हो रहा है कि जो ट्रेनिंग करी है उसका फायदा। तो ये एक सोसाइटी की जो मैं कहता हूँ मिलिटराइजेशन है, अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो मिलिटरी सोसाइटी होगी। तो दो बड़ी इसमें खामियां हैं। एक तो कम्बैट इफेक्टिवनेस पे आप जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस कम्बैट इफेक्टिवनेस पर असर पड़ेगा, और दूसरा जो वापस जाएंगे, आप अगर उनको देखभाल नहीं करेंगे तो सोसाइटी में फर्क पड़ेगा। मैं जनरल साहब, मैं इसलिए एक बहुत बेसिक चीजों की बातें कर रहा हूं। देखिए, फौज में आदमी अपनी जान देने को तैयार रहता है। फौज का एवरेज सैनिक आन बान और शान के लिए जीता है, फिर बाकी चीजें आती हैं। और अगर आप उसको 4 साल बाद उससे ये तमगा हटा ले रहे हैं, तो मेरा जो मेरा वरी है वो इस बात की वरी है कि अगर 20-21 साल का मेरा ही लड़का हो और उसको ये हो कि यार 4 साल बाद तो मैं वो हो जाऊंगा, क्यों? मतलब आज फौज का एवरेज भाई को है कि भाई अगर मुझे कुछ होता है तो ये देश है, ये सरकार है जो दे विल टेक केयर ऑफ दिस। मुझे ऐसा लगता है कि इसके फाइनेंशियल वो से इसको फाइनेंशियल चश्मे से देखना ही मूल रूप से गलत है कि ये वो 4 साल बाद हम उसको 11 लाख दे देंगे और ये कर देंगे, पीएफ नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेसिक चीज थॉट प्रोसेस में ही कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। हर एक चीज को बजट से, पैसे से नहीं तोला जा सकता, उसके जज्बे में तोला जा सकता। अगर आप उसको जब 4 साल 11 लाख देंगे, 11 लाख आज के टाइम में उसको ज्यादा लगता हो, लेकिन 11 लाख से उसकी जिंदगी नहीं चलने वाली है। और दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है, जो पैसों का मुद्दा है, सब कहते हैं देखिए बजट, पेंशन बजट बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से वो भी गलत है। पेंशन बजट जो है उसमें 35% जो पेंशन बजट है वो एमओडी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, सिविल एम्प्लॉयज का। अभी वो 2004 से एनपीएस में आ गए हैं। अगर आप देखें पेंशन बजट जो है इंक्रीमेंटल नहीं है, वो घट रहा है, और बाकी चीजें बढ़ रही हैं। अगर आप बजट को पूरा परसेंटेज में देखा जाए तो हम कहते हैं रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट है मेंटेन करने की। वो रेवेन्यू ऑपरेशनल कॉस्ट है। कैपिटल बजट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है। हमारा सोल्जर जो एक प्लेटफॉर्म है, तो ये जो जवान की हम बात करते हैं उसको ये दे देंगे। मैं और एक और मुद्दा उठाता हूँ इसके साथ साथ, जो आपने बोला उसके साथ का, कि एक भर्ती होने क्यों आएगा फौज में? 4 साल के तो कोई नहीं आएगा। वो स्टेट पुलिस में जाएगा, स्टेट आर्म पुलिस में जाएगा, वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में जाएगा। वो लास्ट प्रायोरिटी जब कहीं नहीं जा सकता जो बिल्कुल भी, वो फौज में आएगा। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी फौज में आने के लिए हमारे जो यूथ है वो 2-2, 3-3 साल ट्रेनिंग करते हैं। आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, किसी रोड पे चले जाइए, आपको दौड़ते हुए हमारे लोग मिलेंगे, हमारे जवान मिलेंगे जो भर्ती होना चाहते हैं। एक वैकेंसी के लिए 100 के हजारों में आते हैं। मैं रिक्रूटिंग डायरेक्टर में रिक्रूटिंग रह चुका हूँ, मैं रिक्रूटिंग देख रखी है। तो बहुत लोग आते हैं हमारी भर्ती के लिए, लेकिन ये कहाँ से आएंगे? अभी वो आए क्यों आए? 4 साल के लिए, फिर उनके अनसर्टेनिटी 4 साल का दिमाग में रहेगा, पता नहीं मुझे फौज रखेगी, मुझे निकाल देगी, मैं निकाल के क्या करूंगा। तो इस बहुत सारे ये चीजें हैं जो अभी समझनी पड़ेगी। अभी ये रोल आउट तो हो गया है,
लेकिन इसका पायलट प्रोजेक्ट नहीं चला है। मैं ये समझता हूँ कि अगर रोल आउट करा है गवर्नमेंट ने तो सोच समझ के किया होगा। मैं नहीं मानता कि मैं जिसको कहते हैं मैं तो 8 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, तो मुझे जो भी बात है मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन 40 साल की नौकरी करने के बाद मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया है। लेकिन पहले पायलट प्रोजेक्ट करिए, आप उसको देखिए कैसे चलता है, उसमें खामियां क्या हैं, उसमें अच्छाइयां क्या हैं, अच्छाइयों को कंसोलिडेट करिए, खामियों को दूर करिए, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। आप टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं इतनी बड़ी फौज जो आज तक कभी नहीं हुआ। जी, मैं जनरल साहब, मैं इसलिए अपने दर्शकों को भी समझा दूं, आप इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? इंश्योरेंस इसलिए खरीदते हैं कि कल के दिन अगर आपकी मौत हो जाए तो आपका परिवार ठीक से रहे। उसी तरह से आज फौज क्यों रखते हैं? फौज इसलिए रखते हैं कि हम और आप आराम से यहाँ बैठ के कर रहे हैं। कोई हमारा जवान कोई कहीं पहाड़ पे, कहीं रेगिस्तान में, कहीं पानी में, कहीं वो हमारे लिए कहीं खड़ा है, कोई जग रहा है, देन वी आर स्लीपिंग इट है। तो इंश्योरेंस की कोई आप उसको तार्किक रूप से नहीं कर सकते भाई इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है। मैं एक चीज जनरल साहब आपसे और जल्दी से, ये जो कहा गया ना कि सरकार की तरफ से देयर विल बी अ प्रेफरेंस, नो प्रेफरेंस का मतलब ये पक्का नहीं कि उनका, अच्छा अगर उनके लिए पक्का कुछ मान लीजिए ये कुछ परसेंटेज ऑफ नौकरी वो भी कर देते हैं, तो ऐसे ही हमारे यहाँ आरक्षण का इतनी समस्या है। 60% नौकरी ऐसी आरक्षित है, अब एक नया सेगमेंट और कर दीजिएगा तो और आरक्षित, तो ये तो समस्या को और बढ़ाने वाली बात है, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक जनरल साहब आपसे एक चीज और, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, मुझे एक खतरा और लगता है कि जैसे पुलिस में उनकी एक पुलिसिंग को एक इतनी की जरूरत है, उन्होंने उसको भरने के लिए टेम्पररी बेसिस पे होमगार्ड्स को रिक्रूट कर दिया। और आप हम सब जानते हैं कि पुलिस और होमगार्ड के बीच का फर्क क्या है। मुझे जो खतरा नजर आता है कि ये जो 4 साल के लोग हैं ये कहीं सेना के होमगार्ड ना हो जाएं। देखिए 4 साल में मैं जो अगेन मैं बड़ा फोकस रहूंगा, जो हमारे आर्म फोर्सेस का प्राइमरी टास्क है वो क्या है? डिफेंस ऑफ द नेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दैट इज द प्राइमरी टास्क। बाकी सब सेकेंडरी चीजें हैं, उसको नौकरी मिले ना मिले किसी को, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और हम ये इजराइल की बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहे हैं, उनके सिस्टम्स अलग हैं, उनके लोग अलग हैं, उनके सिक्योरिटी चैलेंजेस अलग हैं। बिल्कुल हमारे जो सिस्टम में क्या है, हमारे जो आर्मी डिप्लॉयड है, आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड है, एक स्टोन फाइटिंग से लेके एलआई से लेके लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से लेके न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तक हम देखते हैं। हमारे कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं, चाइना हमारे दरवाजे पे खड़ा दस्तक लगा रहा है, उसको किसने रोका है? उस सिपाही ने रोका है उसको वहां पर। तो देखिए देश तो पीछे है सिपाही के, वहां रोका है। कल को वो जो सोल्जर है, वो जो सिपाही है, वहां जाके वो लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। पीएलए नहीं लड़ा है, जो 2 साल के लिए आता है वो उसको कहता है मैं 2 साल ले आया, मैं वापस जाऊंगा, मैं क्यों लड़ूं यहाँ पर? बड़ी प्रॉब्लम आते हैं। अब रशिया की वॉर देख लीजिए, यूक्रेन की वॉर देख लीजिए, रशियन सोल्जर्स वहां पर जो कहा जाता है कि वो नहीं लड़ रहे, क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो उनके टूर ऑफ ड्यूटी है उन 4 साल की। तो हम वो गलत चीजें उठा रहे हैं वहां से, जो हमारी स्ट्रेंथ है आप उसको मत करेगा था। दूसरी बात है जो हमारा, हाँ बोलिए। नहीं सर आप कंप्लीट करें, सर कंप्लीट करें। हाँ, जो दूसरी चीज है देखने की, एक तो दूसरी होगी जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रिक्रूट्स हैं, यूथ हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या है? उनकी एस्पिरेशन से मैं आऊंगा, मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं वहां पर नौकरी करूंगा, उसका मुझे थोड़ी पेंशन मिलेगी जिससे मैं देखभाल करूंगा, मैं एक सेकंड नौकरी करूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से। क्या ये उनकी भी एस्पिरेशंस जो हैं, उनकी उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी होती? वो नहीं होती। तो ना ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीद पूरी हो रही है, ना देश की भलाई हो रही है इसमें, ना आर्म फोर्सेस इफेक्टिवनेस है, ना हमारे यूथ की वहां पर उसको नौकरी मिल रही है। आपने ठीक बोला, वापस जाकर उसको नौकरी नहीं मिलेगी। आज अच्छी बात है, कॉर्पोरेट बोलता है हम नौकरी देंगे। कॉर्पोरेट जो है एंड में बैलेंस शीट देखता है, वो बाकी कुछ नहीं देखता है, उसको एंड में बैलेंस शीट उसको दिखानी पड़ती है साल के आखिर में, उस बैलेंस शीट में क्या है, वो क्यों नौकरी देगा? हमारे जब जवान 35, 36, 37 साल में रिटायर होते हैं आज, क्या वो यंग नहीं है? यंग का क्या मतलब है? यंग का मतलब है अगर 25 करने को इतना यंग नहीं हुआ। बड़ा आदमी को टाइम लगता है भरते हुए, उसको टाइम लगता है एक्सपीरियंस गेन करते हुए। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, हर एक चीज में एक्सपीरियंस जरूरी होता है, किसी भी सेक्टर में। और वर्ल्ड ओवर मैं बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में ले लीजिए आप, जो टेक्नोलॉजिकल जो जाइंट्स हैं, उनका मेन चैलेंज क्या है? रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन ऑफ क्वालिटी मैन पावर। हमारे पास क्वालिटी मैन पावर है और आज हम उसी को नाकार कर रहे हैं। जी, मैं जनरल साहब, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। मुझे हरदम ऐसा लगा है, और मेरा जो परवेश है
कि एक सुपीरियर वर्दी पहनने के बाद अगर आप इस तरह के लोगों को ले आके, और खास करके सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादा नौकरी मिलेगी, आप उनको दूसरी वर्दी मत पहनाइए। देश की सबसे अहम, सबसे इज्जत वाली वर्दी के बाद कोई वर्दी की जरूरत नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इससे अलग हट के एक प्रश्न आपसे, और अग्निपथ से नहीं है रिलेटेड, और वो प्रश्न मेरे मन में है, मैं आप अगर आप ठीक समझे तो उसका जवाब दें। हमारे पास दिसंबर से सीरियस नहीं है, हमारे सीरियस की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, हमारे पास 6-7 महीनों के सीरियस नहीं है। यहाँ एक कोई इलेक्शन होता है और उसमें ये होता है कि नहीं, देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी। हमारा सीरियस का आज तक क्यों नहीं? देश की सुरक्षा में सीरियस का अहम रोल है। हम जब सीरियस बने तो हम सबने कहा था कि बहुत बहुत लॉन्ग ड्रॉन एक चीज थी जिसको होना चाहिए था। क्यों नहीं हम सीरियस अपॉइंट कर पा रहे हैं? सीरियस अपॉइंट करना चाहिए, ये क्यों नहीं, ये तो गवर्नमेंट बता सकती है। तो मैं नहीं, मेरे पास तो जवाब नहीं है। सीरियस 19 साल के बाद आया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जब सीडीएस की बात कर रहे हैं, जनरल रावत की बात हो रही है, तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। अब मुझे लगता है जब जनरल रावत ने जो प्रपोजल दिए थे कि पेंशन को 20 साल के बाद 50% कर दीजिए, 30 साल 70% कर दीजिए, 75% कर दीजिए, उनकी दूरदर्शा थी, वो दूर की सोच रहे थे। अगर वो सोच रहे थे अगर ये नहीं करूंगा तो शायद ये आ जाए, मेरे ख्याल से हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ इस बात में, बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से उनको एक फोरसाइट थी कि देखिए बजट कम हो रहा है, पेंशन बजट कम करना है, एक ये बेटर तरीका होगा। वो बेटर तरीका करने का, वो मैं कह रहा हूँ ठीक तरीका है, वो तरीका बेटर है इससे, तो कम से कम उसमें आर्म फोर्सेस को हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सीडीएस है मेरे ख्याल से अपॉइंट करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर अपॉइंट करने के लिए जल्दी से जल्दी कर देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें हमारे जो इंटीग्रेशन चल रही थी तीनों सर्विसेज की, उसमें फिर से जोर मिलेगा, उसको फिर से इम्पेटस मिलेगा। थैंक यू सो मच जनरल साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू मच।